हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन यहां पे हम डील करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं जो प्राचीन इतिहास का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजें आज आपको इस क्लास में समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखिए, पाषाण काल, रामायण काल, महाभारत, मौर्य, सातवाहन, गुप्त, नल, राजर्षि तुल्य, सरबपुरी, सिरपुर के पांडुवंश, मैकल के पांडुवंश, कांकेर के सोमवंश या फिर पांडुवंश और बाणवंश। इतने जो आपको यहाँ पे वंश दिखे हैं, ये सारे वंश किस में आते हैं? तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। जो ये राजर्षि तुल्य वंश है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश है। छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश नाम क्या रहेगा? तो राजर्षि तुल्य वंश। पहला क्षेत्रीय राजवंश नाम क्या है? तो राजर्षि तुल्य वंश। इसका अंतिम शासक बता दीजिए। इसका अंतिम शासक कौन? तो आपको याद रखना है भीमसेन द्वितीय। ठीक है। इसके संस्थापक कौन रहते हैं? जो क्षत्रिय राजवंश है हमारा, जिसे हम बोलते हैं राजर्षि तुल्य वंश, इसका संस्थापक कौन होता है? तो इसके संस्थापक का नाम है सूरा या फिर सूर। ठीक है, सूर या फिर सूरा आपको याद रखना है। उसके बाद राजा कौन बनता है? तो सूरा के बाद में बनता है दैत, उसके बाद में विभीषण। इसमें टोटल कितने राजा होते हैं? तो टोटल 6 राजा होते हैं। सूरा, दैत, विभीषण, उसके बाद भीमसेन प्रथम, उसके बाद दैत द्वितीय, उसके बाद भीमसेन द्वितीय। आखिरी शासक नाम क्या रहेगा? तो बोलोगे भीमसेन द्वितीय इसका आखिरी शासक रहता है। आखिर हमें ये राजवंश के बारे में पता कैसे चलता है? तो भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से। कहां पे? तो बोलोगे भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से हमें पता चलता है इस राजवंश के बारे में। आरंग ताम्रपत्र से हमें पता चलता है राजर्षि तुल्य वंश के बारे में। जो ये राजर्षि तुल्य वंश रहता है, इसका राजधानी कहां पे रहता है? तो इसकी राजधानी आरंग रहता है। कहां पे? रायपुर के आरंग में। देखिए, अभी कहां राजधानी है? तो बोलोगे हमारे छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर है। और उस टाइम पे कहां पे था? तो उस टाइम पे आरंग में था। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाने वाला स्थान कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहां पे? तो रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी पर क्या है? तो आपको याद रखना है रामगढ़ की पहाड़ी। और यहाँ पे 3 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं? 3 गुफाएं। ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो कहां पे है? ये सरगुजा में है। कहां पे? सरगुजा में। और सरगुजा में है रामगढ़ की पहाड़ी। और रामगढ़ की पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं। कौन कौन सी? तो आप बोलोगे सीता बेंगरा गुफा। कौन सी? सीता बेंगरा गुफा। उसके बाद है लक्ष्मण बेंगरा गुफा। कौन सी? लक्ष्मण बेंगरा गुफा। तीसरी जो गुफा है उसका नाम है जोगी मारा गुफा। कौन सी गुफा? जोगी मारा गुफा। ठीक है। सीता बेंगरा गुफा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहां पे? तो बोलोगे सीता बेंगरा गुफा में। कहां पे? तो सीता बेंगरा गुफा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है, देखी गई है वहां पे। और यहाँ पे रामगढ़ महोत्सव भी होता है। अभी जुलाई मंथ में रामगढ़ महोत्सव आयोजित हुआ था। कहां पे? रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा में। ठीक है। यहाँ पे नाट्यशाला का क्या होता है? तो हर साल आयोजन होता है और प्राचीनतम नाट्यशाला यहीं पे है, आपको याद रखना है। तो सीता बेंगरा गुफा या फिर रामगढ़ की जो पहाड़ी है, ये सब चीज के बारे में आखिर पता कैसे चला? तो कर्नल आउंसले शिकार करने जा रहा था। कौन? कर्नल आउंसले शिकार करने जा रहा था। कब जा रहा था वो? तो 1848 में। कब? 1848 में जब वो शिकार करने जा रहा था, उसी टाइम पे यह सीता बेंगरा गुफा की खोज करता है, जोगी मारा गुफा की खोज करता है। ठीक है। जब ये यहाँ की गुफाओं की खोज करता है तो ये सारी चीजों के बारे में आखिर अध्ययन कहाँ से पता चलता है? कौन अध्ययन करता है? तो जो ये गुफाओं की खोज किया, वो सारी चीजें जो मिली है, उसका जो अध्ययन करने वाला था, अध्ययनकर्ता का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है संतलाल कटारे। क्या नाम? तो संतलाल कटारे। ठीक है।
इतनी चीजें आपको याद रखनी है सीता बेंगरा गुफा में। फिर देखिए जोगीमारा गुफा, जोगीमारा गुफा में क्या है, तो यहाँ पे अशोक कालीन यहाँ पे अभिलेख मिले हैं। किसके कालीन के, तो बोलोगे अशोक कालीन यहाँ पे अभिलेख मिले हैं। अशोक कालीन अभिलेख, जो अशोक कालीन अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि। क्या, ब्राह्मी लिपि उसकी लिपि है। और जो भाषा है वो कौन सी भाषा, पाली भाषा, यहाँ पे पाली भाषा में लिखा गया है। एवं यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे देवदत्त कौन, एक डांसर था, नाम क्या था, देवदत्त और सुत्तनुका। देवदत्त और सुत्तनुका ये दोनों प्रेम, इन दोनों की प्रेम गाथा का भी वर्णन कहाँ पे मिलता है, जोगीमारा गुफा में मिलता है। देवदत्त एवं सुत्तनुका, कौन, सुत्तनुका की प्रेम गाथा का जो वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है, जोगीमारा गुफा में मिलता है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बताइए। छत्तीसगढ़ के चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने की थी, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने छत्तीसगढ़ के चितवा डोंगरी। आखिर ये चितवा डोंगरी है कहाँ पे, तो ये बालोद जिले में। कहाँ पे, बालोद। बालोद के जो वहां पे शैल चित्र है, मतलब पत्थरों पे जो चित्र बनाए गए हैं, उनकी खोज कौन करता है, तो बोलोगे भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र करते हैं। ठीक है। एवं अगर आपके एग्जाम में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कि जो शैल चित्र मिले हुए हैं, जो पाषाण काल में जो शैल चित्र मिले हुए हैं, वो आखिर कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो शैल चित्र में आपको एक नाम हमने बताया था, नाम क्या था, तो रायगढ़ जिले का नाम। कहाँ का, रायगढ़ जिले का नाम। रायगढ़ जिले में जितने भी पाषाण काल में जो चित्र मिले हैं, मैक्सिमम चित्र रायगढ़ जिले में ही मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो इतिहास है या फिर पाषाण काल वाला जो इतिहास है, पाषाण काल को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, तो 4 भागों में। कौन कौन से, तो बोलोगे पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये 4 भागों में हम लोग पाषाण काल को बांटते हैं। पूरा पाषाण काल में आखिरी रायगढ़ से हमें क्या मिला है, तो सिंघनपुर गुफा। कहाँ, सिंघनपुर गुफा है, और सिंघनपुर गुफा में हमें शैल चित्र मिले हैं। तो रायगढ़ की सिंघनपुर गुफा में पूरा पाषाण कालीन शैल चित्र मिले हुए हैं। फिर मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, तो आपको याद रखना है कबरा पहाड़। रायगढ़ में है कबरा पहाड़, और वहीं से मिले हैं मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र। फिर उत्तर पाषाण कालीन शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, तो आपको याद रखना है महानदी घाटी। महानदी घाटी है कहाँ पे, तो रायगढ़ में है, और रायगढ़ के महानदी घाटी से हमें उत्तर पाषाण कालीन शैल चित्र मिले हैं। और नव पाषाण कालीन शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, तो टेरम घाटी। टेरम घाटी कहाँ पे है, तो ये भी रायगढ़ में है। ये जो हमने नाम बताए हैं, यहां से एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखिए एमसीबी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में कौन सा स्थल अशोक कालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का कौन सा स्थल है यहां पे, बताइए, कि जो कि अशोक कालीन मूर्तियों के लिए फेमस है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटाडोल। क्या, कोटाडोल। उसके बाद देखिए स्थानीय परंपरा के अनुसार श्री राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कहां पे, तो शिवरी नारायण में। शिवरी नारायण में भगवान राम जी सबरी के जूठे बेर खाए थे। तुरतुरिया में क्या हुआ था, तो तुरतुरिया में लव और कुश, भगवान राम के जो बेटे रहते हैं लव और कुश, उनका जन्म होता है कहां पे, तुरतुरिया में। ठीक है। खरौद में क्या होता है, तो खर और दूषण का वध होता है। खर दूषण का वध होता है खरौद में। कहां पे, खरौद में। खरौद कहां पे है, जांजगीर चांपा में। और खरौद की स्थापना कौन करता है, तो खरौद की स्थापना करने वाला है इंद्रबल। कौन, इंद्रबल। इंद्रबल इंद्रपुर की स्थापना करता है। किसकी, इंद्रपुर की स्थापना करता है, जिसे खरौद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जो खरौद है, खरौद में क्या होता है, तो खर दूषण का वध होता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था, बताइए। महाकांतार के कौन से राजा को समुद्रगुप्त हराता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याघ्रराज।
देखिए व्याघ्रराज कहाँ का शासक था, तो नलवंशी। कहाँ का, नलवंशी शासक था व्याघ्रराज। कहाँ का, तो बोलोगे नलवंशी शासक था व्याघ्रराज। आपको हमने पहले ही बताया है। यहाँ पे देखिएगा, इस मैप में हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे यूपी था, और इधर ही के शासक था गुप्त वंश का, कौन, तो समुद्रगुप्त। कौन, समुद्रगुप्त। ठीक है, ये दक्षिण कोसल इसे कहा जाता था। ये वाला जो क्षेत्र है इसे दक्षिण कोसल कहा जाता था। और दक्षिण कोसल का जो यहाँ पे राजवंश था, वो राजवंश का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है वाकाटक वंश। क्या, वाकाटक वंश यहाँ पे राज कर रहा था। ये जो आपको बस्तर संभाग दिखता है, यहाँ पे कौन सा वंश था, तो यहाँ पे नल वंश था। इसे क्या बोला जाता था, इसे महाकांतार बोला जाता था। इसे महाकांतार बोला जाता था। और यहाँ पे कौन सा वंश था, तो यहाँ पे नल वंश के शासक हुआ करते थे। समुद्रगुप्त आता है पहले, तो दक्षिण कोसल के शासक को हराता है। नाम क्या रहता है, तो वाकाटक वंश का एक शासक रहता है महेंद्र सेन। किसको, तो महेंद्र सेन को हराता है। किसको हराता है, ये महेंद्र सेन को हराता है पहले समुद्रगुप्त। उसके बाद जब इसको हरा देते हैं, फिर ये आता है कहाँ पे, तो महाकांतार में नलवंशी शासक, नाम क्या रहता है, व्याघ्रराज। और व्याघ्रराज को भी ये हरा देता है। किसको, व्याघ्रराज को हरा देता है। और बोलता है अब मैं क्या बन गया, तो व्याघ्र हंता बन गया। क्या बन गया, व्याघ्र हंता बन गया। उसके बाद देखिए, यही वाकाटक वंश और ये जो नल वंश है, इनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। वाकाटक वंश का जो अगला राजा बनता है, वो नाम क्या रहता है उसका, नरेंद्र सेन। और नरेंद्र सेन और ये जो नल वंश है, इसका एक शासक रहता है उसी टाइम पे, नरेंद्र सेन। और यहाँ पे रहता है भवदत्त वर्मन। कौन, भवदत्त वर्मन। नरेंद्र सेन और भवदत्त वर्मन के बीच में लड़ाई होती है। कौन जीत जाता है, तो भवदत्त वर्मन जीत जाता है, नरेंद्र सेन हार जाता है। ये दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। कौन जीता, तो बोलोगे वाकाटक वंश का जो नरेंद्र सेन रहता है वो हार जाता है, और जो नल वंश का भवदत्त वर्मन रहता है वो जीत जाता है। उसके बाद नरेंद्र सेन का जो बेटा रहता है उसका नाम क्या रहता है, पृथ्वी सेन। क्या नाम, पृथ्वी सेन। ये जो पृथ्वी सेन रहता है, भवदत्त वर्मन की जो बेटे रहते हैं, नाम क्या रहता है, तो अर्थपति भट्टारक। क्या, अर्थपति भट्टारक इसके बेटे का नाम रहता है। इसको क्या कर देते हैं, तो इसको यहाँ पे वो क्या करता है, मार देता है और खुद जीत जाता है। तो पृथ्वी सेन और अर्थपति भट्टारक, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे वाकाटक और नलवंश के बीच में जब लड़ाई हो रही है, तो इनके पिता के बीच में लड़ाई होगी, नरेंद्र सेन और भवदत्त वर्मन के बीच में। तो कौन जीत जाता है, तो यहाँ पे भवदत्त वर्मन जीत जाता है, नरेंद्र सेन हार जाता है। उसके बाद में वाकाटक वंश का जो शासक रहता है पृथ्वी सेन और भवदत्त वर्मन के बेटे अर्थपति भट्टारक के बीच में लड़ाई होती है। कौन जीतता है, तो पृथ्वी सेन जीत जाता है और अर्थपति भट्टारक हार जाता है। उसके बाद ये नल वंश का शासक एक और बनता है, क्या नाम रहता है, तो स्कंद वर्मन। कौन, स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन क्या करता है, तो जो नल वंशों की राजधानी रहती है, नल वंशों की राजधानी क्या रहती है, तो पुष्करी रहती है। और इसको क्या करता है, तो वह बसाता है, पुनः बसाता है। ठीक है, क्योंकि क्या ये जो पृथ्वी सेन रहता है वो पुष्करी को तहस नहस कर देता है, इस वजह से बसाने का काम दोबारा कौन करता है, तो स्कंद वर्मन करता है। आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एक और शासक इसमें से आता है, नाम क्या रहता है, तो विलास तुंग। क्या नाम रहता है, विलास तुंग। ठीक है, इसके बारे में हम अगली स्लाइड में देख लेंगे। उसके बाद देखिए, लव कुश के जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, ये बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तुरतुरिया। अभी हमने आपको पहले ही बताया है। उसके बाद देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वासुटा देवी से विवाह किया था, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षगुप्त ने रानी वासुटा देवी से विवाह किया था। देखिए यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा, पांडु वंश। ये एक वंश था। पांडु वंश कहाँ की, तो बोलोगे इसी सिरपुर के पांडु वंश की बात हो रही है। कहाँ पे, तो बोलोगे ये सिरपुर के पांडु वंश थे। देखिए जो पांडु वंश थे वो अलग अलग जगह पे राज कर रहे थे। एक है मैकल के पांडु वंश, फिर एक हमारे जो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः राज कर रहे थे वो है सिरपुर या फिर श्रीपुर के पांडु वंश, एवं उड़ीसा के पांडु वंश। अलग अलग जगह पे ये पांडु वंश लोग की ही शाखा थी, एक मैकल की, एक सिरपुर की एवं एक उड़ीसा की, है ना। एवं यहाँ पे कांकेर है, कांकेर में भी एक पांडुवंश लोग राज कर रहे थे। मतलब ये अलग अलग जगह पर राज कर रहे थे, कौन, पांडुवंश लोग। ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो कहाँ पे, तो सिरपुर के पांडुवंशों से क्वेश्चन बनता है। ये सिरपुर के पांडुवंश आखिर ये आए कहाँ से। देखिए पहले क्या चल रहा था, तो सरभपुरी वंश हमारे छत्तीसगढ़ में राज कर रहा था। कौन, सरभपुरी वंश हमारे छत्तीसगढ़ में राज कर रहा था।
इसमें एक शासक होता है। देखिए पहली बात तो इसका जो स्थापना करता है तो वो तो सरभराज रहता है। कौन? सरभराज इसकी स्थापना करता है। उसके बाद प्रसन्न मात्र आता है तो प्रसन्नपुर की स्थापना कर देता है। उसके बाद अलग अलग राजा रहते हैं, लास्ट में एक राजा आता है, नाम क्या रहता है? सुदेवराज। कौन? सुदेवराज। सुदेवराज जब राजा रहता है तो एक व्यक्ति, कौन? तो इंद्रबल को अपने अधिकारी के रूप में नियुक्त कर देता है। किसे? इंद्रबल को अपने अधिकारी के रूप में ये नियुक्त कर देता है। कौन? सुदेवराज। जब सुदेवराज की मृत्यु हो जाती है, अधिकारी कौन रहता है? इंद्रबल अधिकारी रहता है। जब सुदेवराज की मृत्यु होती है तो इसके बेटों के बीच में क्या, तो बंटवारे के लिए लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि ठीक है मैं राजा बनूंगा, मैं इतना रखूंगा, ये प्रॉपर्टी मैं रखूंगा। लड़ाइयाँ मचती हैं तो उसके बाद में प्रवर राज द्वितीय राजा बनता है। कौन? प्रवर राज द्वितीय इसमें राजा बनता है। अब इतनी सारी लड़ाइयाँ आपस में, भाई भाई के बीच में लड़ाई होगी तो फायदा कौन उठाएगा? ये अधिकारी जो है, ये अधिकारी फायदा उठा लिया। क्या किया? इन लोग के बीच में लड़ाई हो गई, लास्ट में जो प्रवर राज द्वितीय राजा बन जाता है, इसकी ये हत्या कर देता है और इंद्रबल राजा बन जाता है। इंद्रबल क्या इसी वंश का राजा बनेगा? बोलेगा नहीं, मेरा तो अलग वंश चल रहा है। ये दूसरे वंश का राजा बनता है। कौन से वंश का? तो पांडु वंश का राजा बनता है। कौन? इंद्रबल। तो इंद्रबल जो है वो वास्तविक संस्थापक है पांडु वंश का। ठीक है, पांडु वंश का जो संस्थापक है, अगर पूछा जाए आपसे तो बोलोगे पांडु वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो इंद्रबल है। लेकिन इसके पहले भी थोड़ा सा छोटा मोटा, जैसे गली गली में नेता लोग रहते हैं वैसे गली गली में भी इन लोग पहले से ही नेतागिरी चालू कर दिए थे। इसका जो अगर आदि पुरुष पूछेगा आपसे कि जो पांडु वंश का आदि पुरुष था, मतलब इसका जो पहला राजा था वो उदयन था। ठीक है, लेकिन मेन वाला अगर पूछा जाएगा तो बोलोगे पांडु वंश का जो संस्थापक रहता है, वास्तविक संस्थापक रहता है, वो रहता है इंद्रबल। इंद्रबल क्या करता है? तो इंद्रपुर को बसाता है। कहाँ पे है ये इंद्रपुर? तो बोलोगे ये है जांजगीर चांपा में, खरौद में। ठीक है, तो ये जो इंद्रपुर है, इंद्रपुर की स्थापना कौन करता है? तो इंद्रबल इंद्रपुर की स्थापना करता है। और इंद्रपुर है कहाँ पे? तो खरौद में है, ये जांजगीर चांपा में है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इंद्रबल है, ये इसके 4 बेटे। कितने बेटे? 4 बेटे। 4 बेटे आपको याद रखना है। कितने बेटे? तो इंद्रबल के 4 बेटे। नाम आपको याद रखने हैं, सभी के नाम आपको याद रखने हैं। नन्नराज प्रथम, पहला जो बेटा, सबसे बड़ा बेटा नन्नराज प्रथम। उसके बाद सुरबल। कौन? सुरबल। तीसरा बेटा तो बोलोगे ईशान देव। कौन? ईशान देव इसका तीसरा बेटा। चौथा बेटा कौन? तो भवदेव रणकेसरी इसका चौथा बेटा। भवदेव रणकेसरी इसका चौथा बेटा। ठीक है, अब देखिए ये जो नन्नराज प्रथम रहता है, सीधी सी बात है, अब इंद्रबल के बाद में राजा कौन बनेगा? तो बोलोगे जिसका सबसे बड़ा बेटा नन्नराज प्रथम। तो नन्नराज प्रथम ही इसका राजा बनता है। लेकिन उसके बाद ये क्या होता है? तो इसके बाद में इसका बेटा राजा बनेगा। कौन बनेगा? बोलोगे क्या नन्नराज प्रथम अगर मान ली इसकी मृत्यु हुई तो कौन बनेगा राजा? बोलोगे इनके भाई बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बन सकते। कौन बनेगा? जो सबसे बड़ा बेटा रहता है वही राजा बनता है। उसकी मृत्यु के बाद फिर जो उसका बेटा रहता है वो राजा बनता है। ठीक है, तो राजा का बेटा राजा, आपने जरूर नाम सुना होगा। नन्नराज प्रथम का जो बेटा रहता है उसका नाम क्या रहता है? महाशिव तीवरदेव। कौन? महाशिव तीवरदेव इसका राजा बनता है। ठीक है, इसका बेटा रहता है नन्नराज प्रथम का। महाशिव तीवरदेव जो रहता है ये क्या करता है? तो इसी के टाइम पे जो पांडु वंश रहता है वो उत्कर्ष काल में जाता है। मतलब इस टाइम पे जो महाशिव तीवरदेव है वो बहुत बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है पांडु वंश के लिए। ठीक है, तो बहुत बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है, इसलिए महाशिव तीवरदेव को क्या बोला जाता है? तो छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल इसी के टाइम पे होता है। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल या फिर पांडु वंश का जो उत्कर्ष काल होता है किसके टाइम पे? महाशिव तीवरदेव के टाइम पे। एवं यह एक उपाधि धारण करता है। कौन सा? सकल कौशलाधिपति उपाधि ये धारण करता है। कौन? महाशिव तीवरदेव। महाशिव तीवरदेव की मृत्यु हो गई, अब राजा कौन बन गया? तो नन्नराज द्वितीय इसका राजा बन गया। नन्नराज द्वितीय इसका राजा बन जाता है। नन्नराज द्वितीय का कोई भी बेटा नहीं होता, इस वजह से जो नन्नराज प्रथम का जो बेटा होता है, इसमें देखिए यहाँ पे 2 बेटे होते हैं, हमने आपको यहाँ पे लिखा नहीं था। ठीक है, महाशिव तीवरदेव एवं उसके अलावा चंद्रगुप्त इसका बेटा बनता है। 2 बेटा रहता है। ठीक है, अब जब नन्नराज द्वितीय का बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो इसका जो चाचा रहता है वो क्या बन जाता है? पांडु वंश का राजा बन जाता है। ठीक है, तो अब नन्नराज द्वितीय का कोई बेटा नहीं हुआ तो कौन बनेगा? तो इसका जो चाचा चंद्रगुप्त रहता है वो यहाँ पे राजा बन जाता है। चंद्रगुप्त के बाद में इसका जो बेटा रहता है हर्षगुप्त, वह राजा बन जाता है। चंद्रगुप्त के बाद में कौन राजा बनेगा? उसका बेटा हर्षगुप्त राजा बनता है। हर्षगुप्त का ही विवाह होता है किसके साथ? तो सूर्यवर्मा जो बेटी रहती है, मौखरी वंश की जो राजकुमारी रहती है रानी वासटा देवी, उसका विवाह होता है किसके साथ में? तो हर्षगुप्त के साथ में।
तो हर्षगुप्त, और यहाँ पे आपको याद रखना है वासटा देवी। कौन? वासटा देवी। जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो रानी वासटा देवी क्या करती हैं? हर्षगुप्त की याद में सिरपुर में, कहाँ पे? सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराती हैं। कहाँ पे? सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराती हैं। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर कहने के लिए है, लेकिन वहां पे प्रतिमा किसकी है? तो बोलोगे विष्णु भगवान का। एक्चुअल में वो मंदिर है किसका? विष्णु भगवान का मंदिर है, लेकिन हम सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं। किससे बना हुआ है वो? तो वह लाल ईंट से बना है। किससे? लाल ईंट से बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? तो वह नागर शैली में बना हुआ है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, लाल ईंट और नागर शैली। ठीक है। हर्षगुप्त के कितने बेटे? तो बोलोगे इसके 2 बेटे होते हैं। कितने बेटे? हर्षगुप्त के 2 बेटे होते हैं। कौन? तो एक रहता है महाशिवगुप्त बालार्जुन। कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन रहता है, और जो दूसरा बेटा रहता है उसका नाम रहता है रणकेसरी। क्या? रणकेसरी इसका दूसरा बेटा होता है। रणकेसरी के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बालार्जुन के बारे में पढ़ना है। यह छत्तीसगढ़ में पांडु वंश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये शासन करता है। कब से कब तक? तो बोलोगे 595 ईस्वी से लेके 655 ईस्वी, मतलब यह 60 साल यहाँ पे शासन करता है। कौन? बालार्जुन। बचपन में धनुर्विद्या में यह निपुण रहता है, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? बालार्जुन बोला जाता है। वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, फिर भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, देखिए इसी के टाइम पे एक चीनी यात्री रहता है। कौन? तो वेन सॉन्ग। एक चीनी यात्री रहता है वेन सॉन्ग, और वेन सॉन्ग इसी के टाइम पे आता है। कब आता है? वो तो छत्तीसगढ़ में 639 ईस्वी में आता है, और हमारे छत्तीसगढ़ को वो क्या बोलते हैं? तो किया सलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किया सलो बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ को। कौन? वेन सॉन्ग आता है 639 ईस्वी में आता है, और छत्तीसगढ़ को किया सलो बोलता है वो। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, और इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना है, जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है किसके टाइम पे कंप्लीट होता है बन के पूरा पूरा? तो आपको याद रखना है महाशिवगुप्त बालार्जुन के टाइम पे बन के कंप्लीट हो जाता है। ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है ये किसके और इसके टाइम पे और कौन कौन शासक रहते हैं? तो उत्तर में कौन? हर्षवर्धन रहता है। दक्षिण में कौन रहता है? पुलकेशिन द्वितीय रहता है। ऐसा बोला जाता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है वो बालार्जुन को हरा देता है। ठीक है, तो दक्षिण में ऐहोल अभिलेख से हमें पता चलता है कि कौन? पुलकेशिन द्वितीय बालार्जुन को हरा देता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज हमें याद रखने हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में है? बताइए, जल्दी बताइए। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जोगीमारा गुफा। सुतनुका और देवदत्त दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन कहाँ पे? जोगीमारा गुफा पे। जोगीमारा गुफा कहाँ पे है? रामगढ़ की पहाड़ी में। रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है? सरगुजा में है। रामगढ़ पहाड़ी की खोज किसने की थी? कर्नल आउंसले ने की थी। ठीक है, जोगीमारा गुफा सीता बेंगरा खोज किसने की थी? तो बोलोगे कर्नल आउंसले ने की थी। एवं जो यहाँ पे जो अभिलेख प्राप्त हुआ, अभिलेख के बारे में अध्ययन किसने किया था? तो संत लाल कटारे जी ने अध्ययन किया था। सारी चीजें आपको याद रखनी है। किरारी, एक आपको किरारी यहाँ पे याद रखना है। किरारी में क्या मिला है? तो काष्ठ स्तंभ मिला है। क्या मिला है? काष्ठ स्तंभ मिला है। काष्ठ स्तंभ किसके बारे में? तो सातवाहन वंश के बारे में हमें इससे पता चलता है। किरारी है कहाँ पे? तो यह है जांजगीर चांपा। कहाँ पे? जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा का एक किरारी ग्राम है, वहां से हमें काष्ठ स्तंभ है, काष्ठ स्तंभ का पता चलता है, जो कि वो सातवाहन के बारे में जानकारी देता है कि सातवाहन कालीन यहाँ पे था। सातवाहन कालीन के बारे में हमें और कहां से जानकारी पता चलता है? तो अपीलक की मुद्रा। कहां से? बोलोगे अपीलक की मुद्रा से पता चलता है। अपीलक की मुद्रा कहां पे मिली है? तो रायगढ़। कहां पे? रायगढ़ के बालपुर में। कहां पे? रायगढ़ के बालपुर में अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। सीता बेंगरा, जोगीमारा दोनों कहां पे? तो बोलोगे रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। कहां पे? रामगढ़ की पहाड़ी पर, सरगुजा जिले में। ठीक है, गुंजी, गुंजी क्या है? तो बोलोगे गुंजी दमऊ दरहा। गुंजी दमऊ दरहा, इससे हमें क्या पता चलता है? दमऊ दरहा, इससे हमें महाभारत कालीन स्थल के बारे में पता चलता है। महाभारत कालीन स्थल कहाँ पे? तो गुंजी दमऊ दरहा है कहाँ पे? जांजगीर चांपा में है। उसके बाद देखिए, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? बताइए कि सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ का राजवंश कौन था? बताइए। अभी हमने इसके बारे में बात की है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजर्षि तुल्य वंश। राजर्षि तुल्य वंश, इसका संस्थापक कौन रहता है? तो सूर्य या फिर सूरा इसका संस्थापक होता है। सूर्य या फिर सूरा इसका संस्थापक होता है।
आखिर हमें पता कैसे चला? तो राजस्तुल्य वंश के बारे में हमें पता चलता है भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से। और जो ये राजस्तुल्य वंश रहती है इसकी राजधानी कहाँ पे रहती है? तो आरंग ही इसकी राजधानी होती है। कहाँ कहाँ? तो बोलोगे राजधानी इसकी जो रहती है वो आरंग इसकी राजधानी होती है। इसमें टोटल कितने राजा रहते हैं? तो इसमें टोटल 6 राजा रहते हैं। पहला क्षेत्रीय राजवंश कौन? तो राजस्तुल्य वंश पहला क्षेत्रीय राजवंश होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सरभपुरी वंश के बारे में देख लेते हैं। सरभपुरी वंश इसका संस्थापक कौन रहता है? तो सरभराज इसका संस्थापक रहता है। कौन? सरभराज इसका संस्थापक रहता है। सरभराज क्या करता है? अपने ही नाम पर सरभपुर की स्थापना करता है। किसकी? सरभपुर की स्थापना कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम राय रहता तो आप रायपुर की स्थापना कर देते, अगर आपका नाम जांज रहता तो आप जांजगीर की स्थापना कर देते। वैसे ही ये जो सरभराज था सरभपुर की स्थापना कर देता है, ठीक है, और इसको राजधानी बनाता है, इसको स्थापना करके राजधानी बना देता है। कौन? सरभराज। उसके बाद एक इसका इंपॉर्टेंट शासक आता है, नाम क्या रहता है? प्रसन्नमात्र। कौन? प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र क्या करता है? तो प्रसन्नपुर की स्थापना करता है। किसकी? प्रसन्नपुर की स्थापना कौन करता है? प्रसन्नमात्र करता है। प्रसन्नपुर को हम क्या बोलते हैं? मल्हार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज के टाइम में हम इसे मल्हार बोलते हैं। ये मल्हार या फिर प्रसन्नपुर है कहाँ पे? तो लीलागर या फिर निडिला नदी के किनारे। लीलागर, लीलागर का प्राचीन नाम क्या है? निडिला नदी। तो पहले के टाइम में इसे निडिला नदी बोला था। निडिला नदी के किनारे पर ही स्थित है प्रसन्नपुर। यह जो प्रसन्न मात्र है क्या करता है? तो गरुड़ युक्त स्वर्ण सिक्के जारी करता है। देखिए पहली बात तो यह स्वर्ण मतलब सोना और चांदी रजत के सिक्के जारी करता है। और जो स्वर्ण सिक्के रहेंगे उसमें क्या रहेगा? बीच में गरुड़ रहेगा और यहाँ पे चक्र एवं शंख रहेगा, ठीक है। साइड में चक्र शंख रहेंगे और बीच में क्या रहेगा? तो बीच में गरुड़ रहेगा, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें राजा रहता है कौन? जयराज। जयराज, जयराज क्या करेगा? तो यह गजलक्ष्मी का अंकन कराता है मुद्रा में, ठीक है। तो जो ये सिक्के जारी करता है उसमें गजलक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी माता के यहाँ पे अंकन कराता है। उसके बाद में दुर्गराज या फिर मनमात्र, दुर्गराज या फिर मनमात्र, ये क्या करेगा? तो सीधी सी बात है दुर्ग नगर की स्थापना करता है। किसकी? तो दुर्ग नगर की स्थापना कौन करता है? दुर्ग नगर की स्थापना कौन करता है? दुर्गराज या फिर मनमात्र, ठीक है। इतने सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बिलासपुर जिले के, यहाँ पे बिलासपुर नहीं होगा, यहाँ पे जांजगीर चांपा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का यहाँ पे शासन था? बताइए। जो किरारी से काष्ठ स्तंभ मिला है, लकड़ी का स्तंभ मिला है, उससे हमें कौन से राजवंश के बारे में पता चलता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश कहाँ से? तो बोलोगे जांजगीर चांपा के किरारी, किरारी एक गांव है, किरारी गांव से काष्ठ स्तंभ मिला है और उससे हमें पता चला है कि यहाँ पे सातवाहन वंशों का भी राजा था, मतलब यहाँ पे राज था। एवं अपीलक की मुद्रा मिली है। अपीलक कौन था? तो बोलोगे सातवाहन वंश का ही एक राजा था अपीलक। अपीलक की मुद्रा हमें कहाँ से मिलती है? तो बालपुर से मिलती है। ये बालपुर कहाँ पे है? तो ये है रायगढ़ जिले में। उसके बाद देखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? बताइए। जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसमें छत्तीसगढ़ को किस नाम से बताया गया है या फिर संदर्भित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण कोसल। देखिए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त यहाँ का रहता है शासक, कहाँ का? उत्तर क्षेत्र का। वो क्या करता है? ये जो दक्षिण कोसल रहता है यहाँ के राजा किसको? तो बोलोगे दक्षिण कोसल के यहाँ पे रहता है वाकाटक वंश, और वाकाटक वंश का जो राजा रहता है महेंद्र सेन, महेंद्र सेन को ये हरा देते हैं। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र रहता है इसको क्या बोलते हैं? इसे महाकांतार बोलते हैं। इस महाकांतार में कौन सा रहता है? तो महाकांतार में नल वंश रहता है और नल वंश के शासक व्याघ्रराज को भी ये हरा देता है। तो उस टाइम पे मुख्यतः छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था? तो उस टाइम पे मुख्यतः छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दक्षिण कोसल बोला जाता था, दक्षिण कोसल। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? अभी हमने आपको बताया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र सेन। कौन? महेंद्र सेन। ये जो व्याघ्र राज था वो कहाँ का शासक था? तो आप बोलोगे महाकांतार का शासक था। कहाँ का? महाकांतार का। आपसे किसके बारे में पूछा है? तो कोसल, कोसल के बारे में पूछा है। तो आपको याद रखना है महेंद्र सेन, ठीक है। ये वाकाटक वंश का शासक था। कौन से वंश का? तो वाकाटक वंश का शासक था महेंद्र सेन।
और वही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कोसल के नल वंश से संबंधित था, ये बताइए। दक्षिण कोसल के नल वंश से संबंधित शासक का नाम बताइए। देखिए यहां पे आपको याद रखना है, जो तीवर देव था ये कौन से वंश का, तो पांडु वंश का। कौन से, पांडु वंश का। ये कौन सा क्या करता है, तो बोलोगे देखिए इस टाइम पे जो पांडु वंश रहता है वो उत्कर्ष के राह पर प्रगतिमान रहता है, मतलब उत्कर्ष काल रहता है उस टाइम पे। और आपको याद रखना है कि सकल कोसलाधिपति उपाधि धारण करता है, सकल कोसलाधिपति उपाधि धारण करता है। ठीक है, ये जो विलासतुंग रहता है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। हर्षगुप्त रहता है, हर्षगुप्त कौन से शासक, बोलोगे ये भी पांडु वंशी शासक रहता है। विवाह किसके साथ में होता है, तो वासुटा देवी के साथ में विवाह होता है। वासुटा देवी क्या करती हैं, तो यह सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराती हैं। प्रसन्न मात्र कौन से वंश का शासक रहता है, तो यह सरभपुरी वंश का शासक रहता है। कौन से वंश का, सरभपुरी वंश का शासक रहता है। प्रसन्न मात्र क्या करता है, प्रसन्नपुर बसाता है, प्रसन्नपुर बसाता है। और गरुड़ तो स्वर्ण सिक्के जारी करता है। स्वर्ण सिक्कों की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है प्रसन्न मात्र स्वर्ण सिक्के की कौन जारी करता है, तो प्रसन्न मात्र जारी करता है। अब देखिए विलासतुंग, विलासतुंग कौन से वंश का राजा था, तो बोलोगे आप नल वंश का। कौन से वंश का, नल वंश का शासक था विलासतुंग। ठीक है, हमें पता कहां से चलता है कि नल वंश का शासक विलासतुंग था, तो यह राजिम शिलालेख से पता चलता है, राजिम शिलालेख। और राजिम में आपको याद रखना है, राजिम है कहाँ पे, तो राजिम है गरियाबंद में। राजिम शिलालेख कहाँ रहेगा, तो सीधी सी बात है गरियाबंद में ही रहेगा। और राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, यही विलासतुंग है। कौन, यही विलासतुंग है जो कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराता है। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो यह नलवंशी शासक विलासतुंग राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। नलवंशी शासक विलासतुंग, विलासतुंग ने किसका निर्माण कराया, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराता है ये। उसके बाद देखिए, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहां मिली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अड़ेंगा या फिर केशकाल। हमने आपको याद कराया था, देखिए नल है, ये मान लीजिए ऐसा करके नल होता है। ठीक है, हैंडपंप जिसे बोलते हैं, ये नल हो गया। तो क्या करता है, अड़िग रहता है। क्या रहता है, ये अड़िग रहता है, अड़िग। नल या फिर हैंडपंप अड़िग रहता है, तो आप ऐसे याद कर लेंगे अड़ेंगा केशकाल। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, इसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको आंसर पता होगा। ऑप्शन बी रायगढ़ जिला। हमने आपको बताया था जो पाषाण होते हैं, पाषाण युग होता है, पाषाण युग को हमने 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से 4 भाग थे, तो हमने बताया था आपको पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में। और उसके अलावा कौन कौन से, तो मध्य पाषाण काल हो गया, उसके अलावा उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 4 पाषाण युग हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल तो रायगढ़ जिले के ही कहां से, तो बोलोगे सिंघनपुर गुफा। कहां पे, सिंघनपुर गुफा में हमें पूरा पाषाण काल के शैलचित्र मिले हैं। फिर मध्य पाषाण काल में तो बोलोगे कबरा पहाड़। कहां पे, कबरा पहाड़। उत्तर पाषाण काल, तो उत्तर पाषाण काल में आपको याद रखना था महानदी घाटी। कौन सी घाटी, महानदी घाटी। कहां पे है, तो रायगढ़ जिले में। फिर नव पाषाण काल में टेरम घाटी, टेरम घाटी। आपको याद कैसे कराया था, पूरा पहले क्या था, पूरा मतलब क्या होता है, पहला। पहले के टाइम में क्या, तो घने जंगल हुआ करते थे, पहले के टाइम में घने जंगल। मध्य, तो बोलोगे बीच में कहे काबर पड़ा था भाई, बीच में मतलब बीच में क्यों पड़े हो, जब 2 लोगों की लड़ाई हो रही तो काहे बीच में पड़ रहे हो। ठीक है, आप ऐसे याद करेंगे। उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल में तो देखिए उत्तर, तो बोलोगे उत्तर, पहले के टाइम पे जितने भी महान राजा हुए हैं सब उत्तर भारत में ही हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद हो गया उत्तर महान। उसके बाद देखिए नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल मतलब नए जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, रम पी रहे हैं, नए रम पी रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, बताइए। नल राजाओं की राजधानी कौन सी थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्करी। क्या, पुष्करी इसकी राजधानी थी। ठीक है, पुष्करी है कहां पे, तो बोलोगे बीजापुर का भोपालपट्टनम, बीजापुर भोपालपट्टनम में इसका लोकेशन है, बीजापुर भोपालपट्टनम में इसका लोकेशन है। ठीक है, जो नल वंश थे वो कहां पे थे, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है आपको दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र, यहाँ पे नल वंश थे। उड़ीसा का भी जो एरिया आता है, ये वाला एरिया, ये भी नल वंशों में ही आता था, पूरा का पूरा एरिया।
फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभारत। ठीक है, ऋषभ तीर्थ की जानकारी का स्रोत हमें कहाँ से पता चलता है? तो गुंजी दमोदरहा से। कहाँ से? गुंजी एक जगह है, गुंजी दमोदरहा, वहां से पता चलता है ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत। बोलोगे है क्या? तो बोलोगे महाभारत। ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत महाभारत। ठीक है, कहां से इसके साक्ष्य मिले हैं? तो गुंजी दमोदरहा से। छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश की स्थापना सूर ने की थी? बताइए। इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए राजर्षि तुल्य वंश। उसके बाद देखिए, चित्रांगदापुर, यहाँ पे चित्रांगदा हो जाएगा। चित्रांगदापुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पांडु वंश। पांडु वंश ने किसको राजधानी बनाया था? तो आप बोलोगे सिरपुर को बनाया था इन्होंने। किसको? सिरपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था। सिरपुर को क्या बोलते हैं? श्रीपुर बोलते हैं, और श्रीपुर को ही हम बोलते हैं चित्रांगदापुर। इसको पहले क्या बोला जाता था? चित्रांगदापुर बोला जाता था। चित्रांगदापुर बोला जाता था। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद सरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण मुद्राएं या फिर सिक्के जारी किए थे? हमने आपको इसके बारे में पहले ही बताया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रसन्नमात्र। गरुड़ युक्त स्वर्ण सिक्के कौन जारी किया? प्रसन्नमात्र। कौन से वंश का था? सरभपुरी वंश का था। सरभराज इसका संस्थापक रहता है। सरभपुर की स्थापना कौन करता है? सरभराज करता है। प्रसन्नपुर की स्थापना कौन करता है? प्रसन्नमात्र करता है। ये जो सुदेवराज रहता है ये क्या करता है? तो सुदेवराज अपने सर्वाधिकारी कर्ता के रूप में किसको नियुक्त करता है? तो इंद्रबल की नियुक्ति करता है। और इंद्रबल क्या करता है? सुदेवराज की बेटे प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर देता है और यह पांडु वंश की नींव डालता है। उसके बाद देखिए, सरभपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है। कौन? जयराज। आपको याद आया क्या? जयराज ने क्या कराया था? तो जो मुद्राएं थी, मुद्राओं में गजलक्ष्मी का अंकन कराया था। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरभपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? बताइए। जो सरभपुरी राजवंश थे उनका राजधर्म क्या था? देखिए, जब भी प्राचीन काल की बात होगी तो आपको याद रखना है, मुख्यतः जो राजवंश थे उनका जो राजधर्म था वो था वैष्णव। कौन सा? वैष्णव धर्म। ऐसे अगर आपसे पूछ लेता है कि जो पांडु वंश थे, पांडु वंश के जो शासक थे वो शासक कौन से धर्म को मानते थे? तो जितने भी शासक थे वो सारे के सारे कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। कौन से? वैष्णव धर्म को मानते थे। लेकिन यहाँ पे पांडु वंश में एक शासक रहता है, नाम क्या रहता है? बालार्जुन। कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये जो बालार्जुन रहता है यह शैव धर्म को मानता है। कौन से? शैव धर्म को मानता है। सारे के सारे पांडुवंशी शासक वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन जो महाशिवगुप्त बालार्जुन रहता है, महाशिवगुप्त बालार्जुन, यह शैव धर्म को मानता है। उसके बाद देखिए, सिरपुर में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रमुखतः उपयोग किया गया है? इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी ईंट। कैसे ईंट? तो लाल ईंट, लाल ईंट। ठीक है, कौन सी शैली में बना है यह मंदिर? तो बोलोगे नागर शैली में। कौन सी शैली में? नागर शैली में। कौन से भगवान है? तो बोलोगे भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका? तो भगवान विष्णु। चलिए, खरौद के लखनेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशी शिलालेख में इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है? बताइए। जो खरौद का लखनेश्वर मंदिर है, कौन? तो खरौद का लखनेश्वर मंदिर, उसे पांडुवंशी शिलालेख है, उसमें इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है? बताइए। यहाँ पे इंद्रबल है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ईशान देव। ईशान देव क्या करता है? तो इसी के ही शिलालेख से हमें इंद्रबल के बारे में पता चलता है। तो ईशान देव का शिलालेख क्या है? तो बोलोगे लखनेश्वर मंदिर। कौन से? लखनेश्वर मंदिर में शिलालेख है। लखनेश्वर मंदिर, लखनेश्वर मंदिर में शिलालेख है। कहाँ पे? तो खरौद में। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम लाखा चाउर मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाखा चाउर मंदिर का निर्माण कौन कराता है? तो ईशान देव कराता है। यहाँ पे हर साल 1 लाख चावल चढ़ाने की परंपरा है। कितनी? 1 लाख चावल चढ़ाने की परंपरा है, इसलिए इसे लाखा चाउर मंदिर बोलते हैं। है कहाँ पे? खरौद में है। खरौद कहाँ पे है? जांजगीर चांपा में है। कहाँ पे? खरौद कहाँ पे है? तो बोलोगे जांजगीर चांपा में है।
उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित में से किस शहर की वेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? बताइए कौन से शहर की यात्रा कौन करता है? वेनसोंग करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सिरपुर। कब? तो 7वीं शताब्दी। कब? कौन से सन में अगर आपसे पूछ लेगा तो 639 ईस्वी में यह यात्रा करता है। छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ को यह किया सलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किया सलो बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक है, यह कौन से शासक के टाइम में आता है? तो आपको वो भी याद रखना है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के टाइम में आता है। किसके टाइम पे? महाशिवगुप्त बालार्जुन के टाइम पे ये आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा कुछ डाउट रहता है तो आप मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।